विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए, गणना करनी है, गणना के लिए, गणना के लिए, गणना के लिए देखो, अब आपको पता है कि मैं लिखूंगा पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले इस आवेश के लिए लूंगा प्लस क्यू आवेश कारण, फिर माइनस क्यू आवेश कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने बिंदु आवेश के कारण पढ़ी होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली, क्या मानी थी, प्लस क्यू आवेश कारण ई है, क्या है, और ये आपकी ई ए वेक्टर। तो आपको पता है क्या हो जाएगी, बिंदु आवेश कारण के क्यू अपॉन दूरी कितनी है यहाँ पे एल है, तो कितनी हो जाएगी आपके एल स्क्वायर, क्यों बिंदु पी से लेके और इस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है आपके पास एल। इसको इक्वेशन नंबर दे दिए। आगे लिखूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू आवेश है, पहले तो प्लस आवेश था तो यहाँ पे प्लस ही है, माइनस क्यू आवेश कारण मैंने क्या मानी थी ई बी, तो ई बी वेक्टर बराबर माइनस के क्यू, माइनस क्यों आया, क्योंकि आवेश आपका कौन सा है माइनस है ना, और दूरी आप दोनों की सेम ही एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वैसे आपके बिंदु आवेश का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, लेकिन मेरे यहाँ पे दूरी कितनी मैंने ली एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। आगे देखो, अब दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता है आपको एक ही बिंदु पर ज्ञात करनी है, दोनों आवेश को तीव्रता हमेशा क्या प्राप्त होगी, समान प्राप्त होगी, एक ही बिंदु पर ज्ञात करनी है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हो रही है आपस में एक दूसरे के समांतर, ऐसे लंबोत्तर आपस में एक दूसरे क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको किस में बांटूंगा मैं, घटकों में बांटूंगा। तो देखो ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर वे ई बी वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन थीटा वाले, ऊर्ध्वाधर घटक परिणाम में समान, परिणाम में समान, परिणाम में समान वे दिशा में, परिणाम में समान वे दिशा में, दिशा में विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कर देते हैं, जबकि सदिश घटक, जबकि जो क्षैतिज मतलब क्षैतिज दिशा में चल रहे, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा, समान दिशा, क्योंकि क्षैतिज घटक आपके कोस थीटा एक ही दिशा में हो रहे, लेकिन ये साइन थीटा आपके ऊर्ध्वाधर घटक एक ही दिशा नीचे की और एक दिशा ऊपर की, तो आपस में क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा वे समान परिणाम के, समान दिशा व समान परिणाम के होने के कारण, होने के कारण आपस में, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बिंदु P पर,
और बिंदु P पर तीव्रता क्षैतिज घटक के अनुदिश प्राप्त होती है। अनुदिश प्राप्त होती है। आगे देखो, लिखूंगा अर्थात और बिंदु P पर जो कुल तीव्रता है, मैंने परिणामी तीव्रता मान लिया, अर्थात E बराबर आपस में जुड़ जाएंगे EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये होगी जुड़ गया आपस में EA cos थीटा। अब आपको पता है, मैं मान सकता हूं कि EA बराबर क्या है, परिणाम में दोनों समान है लेकिन दिशा में आपस में क्या है अलग है, तो EA बराबर क्या मान सकता हूं EB, तो इस EB की जगह क्या लिख सकता हूं मैं E है, तो E बराबर EA cos थीटा प्लस के EA cos थीटा, आपस में जुड़ गए, कितने हो गए 2EA cos थीटा। इसको क्या दे दिया हमें, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दिया मैंने 10। आगे देखो, फिर लिखूंगा इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दिया। आगे देखो, फिर लिखूंगा समीकरण 3 में समीकरण 1 से मान रखने पर अब समीकरण 1 से मान रखा E का, तो E बराबर क्या हो गया 2KQ/L² और cos थीटा बच गया। और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 4, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4। फिर आगे देखो, लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर, अब देखो आपका त्रिभुज लूंगा मैं AOP, लिखूंगा त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज का आधार कौन सा है आपके पास A और कर्ण क्या आपके पास L, और अभी cos थीटा का मान A बटा L, इसको इक्वेशन नंबर दिया मैंने 5, तो समीकरण 5 से किसमें मान रख दूंगा, समीकरण 4 में cos थीटा, समीकरण 5 से मान किसमें रख दूंगा, समीकरण 4 में मान रखा, तो E बराबर क्या हो गया 2 इंटू KQ/L² है, लेकिन cos थीटा का मान क्या है आपके पास A बटा L, तो E बराबर क्या हो गया, अब आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा P बराबर क्या होता है KP बटा, अब L घात 1 कितने हो गए L² और गुणा के कितने हो गए L³। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर दे दिया 6। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा P बराबर क्या होता है, विद्युत आघूर्ण पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको, P बराबर क्या होता है कि Q इंटू 2 है, तो आप ध्यान में Q, एक तो आपका Q और एक 2 और A, इसका मान क्या हो गया आपके पास P हो गया, ऊपर सिर्फ क्या बचा K, तो इसका तो मान P हो गया, तो KP बटे L³। आगे लिखूंगा त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में आपके, इसी त्रिभुज में लेना आपको कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपके क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री को 90 डिग्री के सामने वाली भुजा L² बराबर आधार आपके पास A है A² प्लस लंब आपके पास क्या है R²। आगे देखो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया कि L² बराबर R² प्लस के A², और इसके पश्चात आपके अब इसका कर दूंगा, ये क्या किया पहले मैंने इधर कि इस अंडररूट इस स्क्वायर को हटाया, तो उधर क्या लगा दिया मैंने अंडररूट लगा सकता हूँ, तो A² अंडररूट लगा दिया A² प्लस के R²
आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब ये अंडर है, तो ए स्क्वायर प्लस के एल बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, और आर इस अंडर को घटाए घात कितनी हो गई आपके पास 1/2। स्क्वायर का मतलब अंडर, अंडर का घात कितनी लगा सकता हूँ मैं 1/2। फिर लिखूंगा दोनों पक्षों का घनमूल करने पर तो दोनों पक्षों का घनमूल क्या, तो L बराबर, दोनों पक्षों का घनमूल क्या, तो L क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर का कितने हो गए 3/2, क्यों घनमूल क्या है 3 गुणा हो गए घनमूल। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने, इस इक्वेशन नंबर दे दिया इसको मैंने 7। फिर लिखूंगा समीकरण 7 से मान किसमें रखा, समीकरण 6 में।